सो ये दो हमारे इनिशियल कंपोनेंट थे लास्ट टाइम तक, और मैंने इसमें XML समझाया था। ये मैं इसे कमेंट रहने देता हूँ ताकि जब हम लेटर ऑन इसको रेफर करें तो हमारे लिए अंडरस्टैंड करना आसान हो। सो दीज आर द टू कंपोनेंट्स, एक हमारा ऐप विच इज रूट कंपोनेंट, और एक हमने टेस्ट का कंपोनेंट बनाया। आप जिस तरह टेस्ट का कंपोनेंट बनाया, इसी तरह कोई भी किसी भी नाम से आप कंपोनेंट बना के उस कंपोनेंट को एज अ, यानी दिस इज दी हेडर कंपोनेंट, और आप इस हेडर कंपोनेंट को एज अ टैग यहाँ पे रेंडर कर सकते हैं। ठीक। सो नाउ दिस इज समथिंग लाइक दैट। अब नॉट ओनली दिस, आपने ये पढ़ा है कि जावास्क्रिप्ट में हम जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन में कुछ पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। अब यहाँ ये फंक्शन कॉल तो नहीं है, ये तो XML की टैग नोटेशन है। तो नॉर्मली जब आप कोई भी HTML का टैग लिखते हो, जैसे मैंने H1 और हेलो लिखा, तो आपको पता है कि कुछ टैग्स हैं जिनको हम कुछ एट्रीब्यूट्स भी दे सकते हैं या प्रॉपर्टीज भी दे सकते हैं। जैसे ये एंकर का एक टैग है, अगर मैं लेट सपोज इसको यहाँ पे कर दूं, तो इस एंकर के टैग में ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है। href इक्वल्स टू, यहाँ पे जो भी मैं लिंक दूंगा तो रन टाइम पे ऑब्वियसली जब मैं इस पे क्लिक करूंगा ब्राउजर पे रेंडर करके, तो ये उस एड्रेस पे मूव कर जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी टैग के साथ ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर्टीज। HTML की जुबान में इसे हम क्या कहते हैं? अब चूंकि ये प्री डिफाइंड टैग है एंकर, तो इसका जो प्रॉपर्टी है वो भी क्या है? प्री डिफाइंड है। लेकिन ये जो टैग है ये तो हमारा यूजर डिफाइंड टैग है या XML टैग है। तो XML टैग जब ये कहते हैं ना XML कैन हैव यूजर डिफाइंड टैग, तो अगला पॉइंट क्या है? XML कैन हैव कस्टम प्रॉपर्टीज एज वेल, जिसको हम प्रॉप्स बोलते हैं। तो जैसे ये प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी है एंकर टैग की, इसी तरह हम अपने बनाए हुए टैग में अपनी मर्जी की प्रॉपर्टीज पास कर सकते हैं। ठीक। मिसाल के तौर पे इसे मैं कह देता हूँ जी, टेस्ट इक्वल्स टू, मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ लाइक 20, है कि मैं एक प्रॉपर्टी नेम दे रहा हूँ विच इज टेस्ट, और उसकी जो वैल्यू दे रहा हूँ विच इज 20, एक नंबर दे रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे ये कंपोनेंट डिफाइन हुआ है, कहाँ डिफाइन हुआ है? ये ऊपर, ये जो 20 वैल्यू है ये यहाँ पे एज अ प्रॉप अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ आप किसी भी वेरिएबल में इसको रिसीव कर सकते हैं, इस वैल्यू को। ठीक है। तो जब मैं इसको यहाँ पे रिसीव करूंगा, तो याद रखिएगा कि जब भी हम प्रॉपर्टी पास करते हैं, ये प्रॉपर्टी अब ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सिंपल नंबर है, लेकिन यहाँ पे ये एज एन ऑब्जेक्ट अवेलेबल होगा। इंटरनली रिएक्ट इसको जिस कंपोनेंट में हम रिसीव कर रहे होंगे वहां पे एज एन ऑब्जेक्ट अवेलेबल करेगा। यानी ये प्रॉपर्टी टेस्ट की उस ऑब्जेक्ट में कैसे अवेलेबल होगी? एक ऑब्जेक्ट के तौर पे, और इस ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी? जो की मैंने यहाँ दी है टेस्ट, तो ये इस तरह रिसीव होगी, दिस दिस दिस। तो जो भी, जब भी हम प्रॉप्स पास करते हैं, तो ये प्रॉप्स एज एन ऑब्जेक्ट जाती है। तो हम ऑब्जेक्ट पास नहीं कर रहे, लेकिन रिएक्ट खुद ब खुद इसको किस में कन्वर्ट करेगा? ऑब्जेक्ट में, और ये इस शक्ल का ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ मिलेगा। यानी प्रॉप्स के अंदर क्या पड़ा होगा? ये चीज। ठीक। तो अब अगर मैं इस कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे इस वैल्यू को डिस्प्ले कराना चाहूंगा इसको, तो मैं क्या करूंगा? अच्छा, पहली बात तो ये, इससे भी पहले एक और चीज देख लें। ये मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ और ये यहाँ रिसीव हो रहा है, अभी कहीं से डिस्प्ले नहीं कर रहा। रिएक्ट में JSX के अंदर आपको कभी भी कोई डायनामिक वैल्यू प्रिंट करनी है ना, अगर यानी किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो आप ये करली ब्रैकेट्स नोटेशन यूज करते हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ 12 देता हूँ ना, तो ये मुझे एज इट इज हेलो के बाद क्या प्रिंट करेगा? 12 प्रिंट करेगा। हेलो के बाद 12 और उसके बाद टेस्ट। यू सी दिस 12। अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन दे दूं 12 मल्टीप्लाई बाई 89, तो करली ब्रैकेट्स क्या करेंगे? उस एक्सप्रेशन को एवेलुएट करके रिजल्ट देंगी। तो JSX के अंदर हम कोई कंसोल लॉग, अलर्ट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जावास्क्रिप्ट वाली टर्म यूज नहीं करते। हम JSX के अंदर रिजल्ट डिस्प्ले कराने के लिए क्या यूज करते हैं? सिर्फ करली ब्रैकेट। सो इफ आई कम बैक, तो वो यानी 12 मल्टीप्लाई बाई 89 जो भी रिजल्ट आया 1068, ये यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। ठीक। इसी तरह हम इसको किसी भी टैग के अंदर रैप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम इसे ये करें और फिर ये करें, यानी JSX के अंदर जहां भी मुझे डायनामिक कंटेंट प्रिंट कराना होगा, तो मैं क्या करूंगा? कर्ली ब्रैकेट्स की नोटेशन यूज करूंगा, एंड यू कैन सी दिस राइट ओवर हियर। और यही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ।
ये भी तो JSX है ना। तो इसके अंदर मैंने टेस्ट एक प्रॉप पास किया जिसकी वैल्यू मैंने क्या दी 20, और ये किसके अंदर दी, करली ब्रैकेट के अंदर दी। तो ये वैल्यू रिसीव हो जाएगी कहाँ पे, इस प्रॉप्स में। और किस शक्ल में रिसीव होगी, मैंने आपको कहा है कि मैं प्रॉप्स इस तरह दूंगा, लेकिन वो रिसीव कैसे होगा, एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में। ठीक। तो अब मुझे इस प्रॉप्स के अंदर से टेस्ट निकालने के लिए क्या करूंगा, प्रॉप्स डॉट टेस्ट, क्योंकि प्रॉप्स ऑब्जेक्ट है, तो फिर 20 मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, जब ये रिसीव हुई यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आया, दिस इज अ टेस्ट कंपोनेंट, और इसके आगे मैंने डायनामिक कंटेंट इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, प्रॉप्स डॉट टेस्ट। क्लियर। तो ये टेस्ट कौन सा है, ये उसका नाम है जो हम यहाँ से भेज रहे हैं। तो इफ आई कम बैक, दिस इज अ टेस्ट कंपोनेंट, और आगे क्या है, और अगर यहाँ मैं उसी तरह कोई भी वैल्यू पास कर दूंगा, तो दैट इज अवेलेबल राइट ओवर हियर डायनामिकली। तो इसको हम क्या कहते हैं, पासिंग द प्रॉप्स। और प्रॉप्स किस लिए होती हैं, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स में डाटा शेयरिंग के लिए। अब 20 ऐप के कंपोनेंट में था ना, मैंने इस 20 को कहाँ भेजना था, टेस्ट के कंपोनेंट में। तो ये क्या हो रहा है, दो कंपोनेंट्स में डाटा शेयर हो रहा है। और अगर आपसे को पूछे कि व्हाट इज द टेक्निक फॉर शेयरिंग डाटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर, आप क्या कहेंगे, यूजिंग प्रॉप्स। और प्रॉप्स इज नथिंग वेरी स्पेशल, जहां आप कोई कंपोनेंट रेंडर कर रहे होते हैं, वहां उसकी एक प्रॉपर्टी नेम लिख के उसमें आगे कोई वैल्यू पास कर देते हैं, एंड दैट्स ऑल अबाउट प्रॉप्स। क्लियर है। अब ये सारा काम हम एक ही कंपोनेंट यानी एक ही फाइल में कर रहे हैं, ठीक है, कोई हर्ज नहीं अगर आपके छोटे मोटे कंपोनेंट हो। लेकिन अगर आपके कंपोनेंट ग्रो कर जाएं, एक कंपोनेंट का साइज बड़ा हो, 15 20 25 30 लाइनें हो, तो फिर जब आप 4 5 कंपोनेंट एक ही फाइल में रेंडर करेंगे, तो एक मैसअप क्रिएट हो जाएगा। ठीक। तो हम क्या करते हैं, हम इन कंपोनेंट्स को अलग अलग फाइलों में सेव करते हैं, और फिर वहां से एक्सपोर्ट करके ऐप में इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक। सो हाउ टू डू दैट, जस्ट सोर्स फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बना लें, जिसको नाम दे दें कंपोनेंट्स। कोई किसी भी नाम से फोल्डर बना सकते हैं, लेकिन कंपोनेंट से बनाएं। इस कंपोनेंट के अंदर एक फाइल बनाएं, जिसको नाम दे दें test.jsx। फाइल की एक्सटेंशन क्या रखनी है, JSX। क्यों, आपको पता है, क्योंकि JS के अंदर XML रिटर्न हो रही। सो मैं ये जो टेस्ट नाम इसका क्यों रखा, बिकॉज मैं इस कंपोनेंट का नाम ही टेस्ट रखना चाहता हूँ। मैं यहाँ से कट किया और यहाँ पे क्या किया, पेस्ट कर दिया। ठीक। इसी तरह मैं इस कंपोनेंट में एक और फाइल बनाऊंगा, जिसको नाम क्या दूंगा, हेडर डॉट JSX। और यहाँ से जाके इस हेडर को कट करूंगा, और इस हेडर में लिख दूंगा। एग्जैक्टली 10 फाइलें बनाएंगे, और हम करेंगे ही यही। जितने कंपोनेंट्स होंगे, हर कंपोनेंट को अलग अलग फाइल में लिखकर उसको वहां से एक्सपोर्ट करेंगे। अभी देखें, अभी एरर देगा। एरर क्या देगा, वो कह रहा है जी टेस्ट इज नॉट डिफाइंड, ऐप जेएस की लाइन नंबर 3 पे। 3 पे वो कह रहा है टेस्ट इज नॉट डिफाइंड, तो ऑब्वियसली इस फाइल में तो टेस्ट है ही नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, यहां से पहले एक्सपोर्ट करेंगे, फिर वहां पे अवेलेबल होगा। तो मैं क्या कहूंगा, जैसे बिल्कुल एग्जैक्टली एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और टेस्ट। अब यहाँ इंपोर्ट कर लेंगे, तो वो एरर खत्म हो जाएगा। मैं क्या कहूंगा जी, इंपोर्ट टेस्ट फ्रॉम कंपोनेंट्स के अंदर टेस्ट नाम का कंपोनेंट। ये एक एरर खत्म हो जाएगा। एक रह गया, हेडर इज नॉट डिफाइंड, तो वो भी हमें पता है कि हेडर, यहां से क्या करूंगा मैं, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडर, और यहाँ आगे इसको भी क्या करूंगा, हेडर, नाम भी क्या दूंगा, हेडर। और यहाँ पे ये हेडर अवेलेबल। कोशिश करें जो कंपोनेंट का नाम हो वही फाइल का नाम हो, तो फिर वही नाम इस वेरिएबल का हो जिसमें आप इंपोर्ट करके सेव कर रहे हैं। तो आसानी होगी, कंसिस्टेंसी होगी, नामों की कन्फ्लिक्शन से बचे रहेंगे। तो अब कोई एरर नहीं आएगा, अब स्टिल दैट इज रेंडरिंग द सेम वे। तो बेसिकली ये तरीका है कि हम, और आपको पता है कि जिस तरह हम ये बाकी कंपोनेंट इधर रेंडर कर रहे हैं, ये ऐप कहाँ रेंडर हो रहा है,
ये रेंडर हो रहा है index.js के अंदर। अगर आए तो ये देखें, import app from app, और ये यहाँ यूज हो रहा है। क्लियर? तो इसका मतलब रिएक्ट इंटरनली भी खुद यही काम कर रहा है। एनीवेज, तो आपका जो रूट कंपोनेंट कंसिडर होगा, आपका अपना वो कौन सा होगा, ऐप का ऐप। बाकी सारे कंपोनेंट्स आप हमेशा अलग अलग बनाएंगे, और उन सबको कंपोनेंट्स बना के रेंडर कहाँ पे करेंगे, ऐप के अंदर करेंगे। ऐप पेरेंट होगा, बाकी सारे इसके चाइल्ड होंगे। अलग 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 कंपोनेंट्स, अलग अलग कंपोनेंट्स। ठीक, अब ये तो हो गया हमारा काम। अब मैं, लेट सपोज यहाँ पे कोई भी वेरिएबल चाहिए हमें, कोई भी डेटा चाहिए, हम कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो मैं क्या कहूंगा, सिंपली लेट ए इक्वल्स टू 90। जावास्क्रिप्ट में जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। ठीक, और फिर इस ए की वैल्यू को मुझे अगर यहाँ हेलो की जगह प्रिंट कराना हो तो क्या करूंगा, कर्ली ब्रैकेट्स और ए। ठीक, और अब मैं अगर यहाँ जाऊं तो ये ए की वैल्यू यहाँ आ रही है। सिंपल जावास्क्रिप्ट से तो सिंपल ही हो गया, वहाँ गेट डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉम को फिजिकली गेट करना, फिर उसके अंदर इनर टेक्स्ट या इनर एचटीएमएल को प्लेस करना, और फिर सारा काम करना। लेकिन ये जो तरीका है ना वेरिएबल्स डिक्लेयर करने का और वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने का, ये रिएक्ट में वैलिड नहीं है। ये तरीका जावास्क्रिप्ट में ही ठीक है। रिएक्ट का अपना तरीका है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का और वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का। अच्छा, वैसे अगर मैं कहूँ इस तरीके में मसला क्या है, तो वो मैं बताता हूँ क्या मसला है। मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ एंकर टैग की जगह एक बटन बना देता हूँ। आपको पता है बटन क्या होता है एचटीएमएल में, और इसको मैं कह देता हूँ जी लेट सपोज प्लस। अब मैं चाह ये रहा हूँ कि मैं जो ही इस प्लस पे क्लिक करूँ तो ये 90 क्या होना चाहिए, इंक्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, जैसे मैं जावास्क्रिप्ट में करता था कि ऑन क्लिक, बड़ा ना इवेंट हैंडलर, ऑन क्लिक इक्वल्स टू यहाँ पे फंक्शन दे दें। लेट सपोज इस फंक्शन को नाम दे दें इंक्रीमेंट, और ये फंक्शन चूंकि कहीं डिफाइन नहीं है, मैं यहाँ पे रिटर्न से बाहर आकर इस फंक्शन को डिफाइन कर लेता हूँ दिस। आपको पता ना एरो फंक्शन, डिटेल से हमने पढ़ा है, ये एरो फंक्शन है। और इसमें मैं कहता हूँ कि ए को इंक्रीमेंट कर दो। ए की इनिशियल वैल्यू क्या है, 90। तो जब मैं इस क्लिक के फंक्शन पे क्लिक करूँ, इंक्रीमेंट का फंक्शन कॉल होगा और वो क्या करेगा, ए को प्लस प्लस कर देगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाके कंसोल करूं, और कंसोल में जाके देखें, यहाँ तो हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है? पहले एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है, 90। मैंने प्लस किया तो क्या हो गया, 91, फिर प्लस किया 92, 93, 94, 99, फिर प्लस किया तो 100। गलत क्यों हो रहा है? यूआई पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, यानी मेमोरी में अपडेट हो रहा है, यूआई पे अपडेट नहीं हो रहा। दैट्स वाई मैंने ये कहा था कि ये जो पुराना जावास्क्रिप्ट वाला तरीका है ना वेरिएबल डिक्लेयर करने का, ये रिएक्ट में अलाउ नहीं है। इनफैक्ट अलाउ है, लेकिन इसको यूज करने से हमारी मेमोरी में तो चेंज रिफ्लेक्ट होती है, यूआई रियल टाइम पे यूआई अपडेट नहीं होती। तो इसका मतलब यह है कि वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस वन। ठीक, अगर हम रियल टाइम पे अपडेट करना चाहेंगे तो यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा, फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और वो सारा काम। तो फिर तो मतलब रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट में कोई फर्क ना रहा ना। तो हम क्या करेंगे, रिएक्ट डेटा यूज करने के लिए या वेरिएबल्स में डेटा इनिशियलाइज करने के लिए एक बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल करता है जिसको हम कहते हैं यूज स्टेट। जब मैंने यूज स्टेट किया तो उसने ऑटो इंपोर्ट कर लिया। इसका मतलब यूज स्टेट का फंक्शन कहाँ डिफाइन है, रिएक्ट के अंदर। ठीक, तो ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसमें हम कोई भी
यानी जैसे मैंने किया ना लेट a इक्वल्स टू 90, तो वेरिएबल का नाम क्या है a, उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, तो जो इनिशियल वैल्यू है वो हमें देनी होती है यूज स्टेट के अंदर एज अ पैरामीटर, और इसको जो सेव करना होता है वो हम कर सकते हैं कहाँ पे, लेट a, ये यूं समझना सिर्फ ये। तो दिस इज द रिएक्ट वे ऑफ डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, के बजाय इसके कि डायरेक्ट इक्वल्स डाल के वैल्यू इनिशियलाइज कराएं, ऐसा नहीं करते। रिएक्ट में क्या इस्तेमाल करते हैं किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने के लिए, यूज स्टेट। और इसको हम कहते हैं बेसिकली, ये एक स्पेशल फंक्शन है यूज स्टेट का, इसको हम कहते हैं यूज स्टेट हुक। हुक इज नथिंग बट अ फंक्शन, लेकिन उसका एक स्पेशल बिहेवियर होता है। जैसे इसका बिहेवियर है कि ये वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमने क्या किया, लेट a इक्वल्स टू यूज स्टेट। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे जी कि ठीक है अब हम ये कर सकते हैं a प्लस प्लस, लेकिन अब भी नहीं कर सकते। नॉर्मली जब हम यूज स्टेट का फंक्शन यूज करते हैं तो ये हमें एक के बजाय दो वैल्यूज रिटर्न करता है। एक वो वेरिएबल जिसमें हमारी दी गई वैल्यू को असाइन करता है, और दूसरा इसका सेटर फंक्शन। उस सेटर फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, मैं इसको दे रहा हूँ सेट। एक कन्वेंशन ये है कि आप सेट लिखें और फिर उसी वेरिएबल का नाम लिख दें जिसकी वेरिएबल की वैल्यू अपडेट करना हो, कैपिटल में, क्योंकि फंक्शन की नोटेशन है कैमल केस, स्टार्टिंग में लोअर केस और हर अगले वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो जो वेरिएबल का नाम रखें, ये भी आपकी चॉइस का और ये भी आपकी चॉइस का, लेकिन कन्वेंशन है कि जो भी वेरिएबल का नाम रखें सेट, और साथ में उस वेरिएबल को आगे एम्बेड कर दें। तो अब इसका मतलब ये है कि जब भी आप रिएक्ट में वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज कराएंगे तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, यूज स्टेट, और उसके अंदर आप जो भी इनिशियल वैल्यू आप देना चाहते हैं वो देंगे। ये हमें दो चीजें रिटर्न करेगा, एक वो वेरिएबल जिसमें ये 90 को असाइन करेगा, और दूसरा उसका अपडेटर फंक्शन। अब जब हम इस वैल्यू को अपडेट करेंगे एक ही वैल्यू को, तो हम हमेशा इसका सेटर फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ यूजिंग वेरिएबल। अब हम वेरिएबल नहीं कहेंगे, अब जब भी बात करेंगे किसकी बात करेंगे, स्टेट या स्टेट वेरिएबल। तो रिएक्ट में वेरिएबल्स के साथ काम करने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना होगा, यूज स्टेट, और फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करने के लिए उसी स्टेट का सेटर फंक्शन। ठीक, अब अगर मैं यहाँ वापस आऊंगा और मैं इस पे क्लिक करूं, कैन यू सी दिस। फेसबुक पे ऐसे ही होता है ना, आप जस्ट एक बटन पे क्लिक करते हो तो वो लाइक वाला काउंटर बढ़ जाता है, विदाउट गेटिंग पेज रिफ्रेश, बाकी किसी चीज को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, सिर्फ एक पर्टिकुलर पोर्शन को अपडेट कर रहा है। ऐड टू कार्ट, बिल्कुल ऐसे ही। अब अगर आप डिक्रीमेंट करना चाहें तो आप सिंपली एक और बटन बनाएं और उसको क्या कर दें, माइनस करें। इसको इंक्रीमेंट की जगह क्या करें, डिक्रीमेंट करें, और इस डिक्रीमेंट के लिए एक और फंक्शन बना लें। यानी अब मैं इसको अगर ये करूं, ये, तो एक और फंक्शन बना लें जिसको आप क्या करें, डिक्रीमेंट, और ए प्लस की जगह ए क्या कर दें, माइनस कर दें। सो इफ आई नाउ प्लस माइनस, तो बेसिकली अगर आप इसको प्लेन ओल्ड स्टाइल जावास्क्रिप्ट से वेरिएबल इनिशियलाइज करते या डिक्लेयर करते, तो वो मेमोरी को तो अपडेट कर सकता था या करता था, लेकिन रियल टाइम पे यूआई को अपडेट नहीं करता था। दैट्स व्हाई हमने क्या इस्तेमाल किया, यूज स्टेट। और यूज स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है कि किसी भी वेरिएबल को रियल टाइम पे यूआई पे भी अपडेट करे। शो तो होता ही होता था पहले भी, रियल टाइम पे अपडेट भी करे। रियल टाइम का मतलब क्या, कि हमें वो मैनुअल ट्रेडिशनल जावास्क्रिप्ट वाला तरीका, जब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी गेट करके फिर इनर टेक्स्ट जनरल एचटीएमएल, वो सारा कुछ खत्म। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूज स्टेट। दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, एक प्रॉप्स और एक यूज स्टेट। बहुत है। आपने मुख्तलिफ सिनेरियोज में ना इसी की प्रैक्टिस करनी है, जब मतलब आपकी
ये तकरीबन बेसिक्स कवर हो गई हैं, तो हम थोड़ा सा फास्ट हो जाएंगे। अभी हम थोड़ा सा इंटेंशनली स्लो थे कि आपकी बेसिक्स तगड़ी करनी थी, लेकिन हमने जावास्क्रिप्ट में भी काफ़ी टाइम लगा लिया और रिएक्ट की बेसिक्स भी काफ़ी अच्छे से कर ली, तो अब ज़रा तैयार हो जाए फिर। बहुत है ना। चलें इसकी प्रैक्टिस करें, कोई इशू हो कोई प्रॉब्लम हो तो डू लेट मी नो, अदरवाइज दैट्स गुड टू गो।